इस पर जो है चुनाव इन चीजों मुद्दों पर हो रहे हैं। अब हिंदू मुस्लिम नहीं चल पा रहा है, अब जो है इनका मंदिर मस्जिद नहीं चल पा रहा है, अब इनका हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं चल पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और मोदी की सरकार ने झूठ बोला, गुमराह किया और लोगों को परेशान किया। महंगाई बढ़ाई, बेरोजगारी बढ़ाया, गरीबी बढ़ाई और तरह तरह से जो लोगों को टार्चर करना शुरू किया। उत्तर प्रदेश में हम अधिकांश सीटें समाजवादी पार्टी की जीतने जा रहे हैं। आप कह रहे हो कि 400 पार यानी 3/4 बहुमत, और 3/4 बहुमत संविधान में जब बुनियादी परिवर्तन होता है, प्रियम्बुल में परिवर्तन करने की बात की जाती है, तब जो 3/4 बहुमत की जरूरत होती है। देश भर में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं और सभी पार्टियां इस कोशिश में लगी हैं कि जनता को ज्यादा से ज्यादा बूथों तक पहुंचाया जाए और उनके उन मुद्दों को छुआ जाए जो वोट बैंक में तब्दील हो सकते हैं। इस वक्त मैं खड़ा हूं आजमगढ़ में और हमारे साथ है राम आश्रय विश्वकर्मा जी। इनकी एक पहचान ये भी बता दूं कि ये चुनाव प्रबंधन के माहिर माने जाते हैं। हमारी इनकी मुलाकात कम से कम 20 साल पहले हुई थी, जब मुलायम सिंह यादव मैनपुरी से चुनाव लड़ रहे थे और ये पूरी कमान संभाले थे। यादव विश्वकर्मा जी, मैनपुरी में जब मुलायम सिंह यादव चुनाव लड़ रहे थे, आप कमान संभाले हुए थे? जी बिल्कुल बिल्कुल, आप उस समय आए थे और हम लोगों की बात हुई थी और जो भी बात हमने बताई थी करीब करीब वो सच निकली थी। ठीक है। ये माना जाता है कि चुनाव प्रबंधन, बूथ मैनेजमेंट, जनता की नब्ज टटोलने में आप माहिर हैं। तो अभी क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? आपको क्या लगता है कि मुद्दे पे है चीजें या प्रत्याशी पे बातें आके टिक जा रही हैं? नहीं, ये चुनाव तो जो बीजेपी सरकार की नाराजगी पर है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और मोदी की सरकार ने झूठ बोला, गुमराह किया और लोगों को परेशान किया। महंगाई बढ़ाई, बेरोजगारी बढ़ाया, गरीबी बढ़ाई और तरह तरह से जो लोगों को टार्चर करना शुरू किया। पूरे देश की जनता पूरी नाराज हो चुकी है और इस चुनाव को जनता लड़ रही है। नेता तो लड़ ही रहे हैं और कैंडिडेट का मायने कम है और जनता की नाराजगी और समाजवादी पार्टी के जो पीडीए का नारा है, जिस मुद्दे को लेकर के माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी चलते थे, उन्हीं रास्ते पर श्री अखिलेश यादव जी चल रहे हैं। इसका फायदा ये हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में हम अधिकांश सीटें समाजवादी पार्टी की जीतने जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, आपको लगता है जब प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि साहब हम तो बहुमत की सरकार हमारी 2 बार रही, 10 साल रहे हम, तब संविधान नहीं खत्म किया, आरक्षण नहीं खत्म किया, तो ये विपक्ष हौवा खड़ा कर रहा है कि दरअसल हम खत्म करने जा नहीं रहे हैं, लेकिन वो एक हौवा खड़ा कर रहा है कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे, हम संविधान खत्म कर देंगे। तो ये 400 पार का नारा क्यों दे रहे हैं? सरकार बनाने के लिए, सरकार चलाने के लिए 50% एमपी की जरूरत होती है। आप कह रहे हो कि 400 पार यानी 3/4 बहुमत, और 3/4 बहुमत संविधान में जब बुनियादी परिवर्तन होता है, प्रियम्बुल में परिवर्तन करने की बात की जाती है, तब जो 3/4 बहुमत की जरूरत होती है। तो आप 3/4 बहुमत मांग रहे हो और जिस तरह से उनके नेता जिस तरह से जो है जगह जगह बयान दे रहे हैं, उससे ये निश्चित है कि ये संविधान पर हमला बोलेंगे। जो अधिकार है दलितों का, पिछड़ों का, उसको ये जो है खत्म करने की बात करेंगे। वोट के अधिकार को भी छीनने की कोशिश कर सकते हैं और यही जो है आज देश का मुद्दा बना हुआ है, दलित पिछड़े का मुद्दा बना हुआ है और इसी पर जो है मोदी सरकार हार रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार जीतने जा रही है। मंत्री जी, आपने चुनाव कई देखे होंगे, आप, मैंने कहा कि पूर्व से पश्चिम तक, तो आपको क्या लगता है कि जो पहले के चुनाव थे और अब का चुनाव, आज का चुनाव, क्या बुनियादी फर्क देख रहे हैं आप? बहुत बुनियादी फर्क हो गया। एक तो पहले जो है नीति था, सिद्धांत था, विचारधारा थी, जनता की और नेता की विश्वसनीयता थी। नेता जो कहते थे उसको जो पूरा करने का काम करते थे और जनता जो लोग जो है वादा कर लेते थे वो भी उस पर खरे उतरने का काम करते थे। लाभ, हानि, स्वार्थ या पैसे की बात उस समय जो है नहीं चलती थी। आज सारी चीजें बदल चुकी है, पूरा सामाजिक परिवेश बदल चुका है। नेता लगातार झूठ बोल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता, विशेष करके प्रधानमंत्री ने तो झूठ बोलने का हद कर दिया है। इसीलिए जो है जनता का विश्वास अब नेताओं से उठ गया है और इसलिए जनता जो सामने देखती है या जो सामने जो घटित होता है केवल उसी पर विश्वास करती है।
किसी के वादे पर विश्वास नहीं करती है, ना तो किसी के गारंटी पर विश्वास करती है। ठीक है, आपको क्या कह रहा है कि मोदी की गारंटी चल नहीं रही है, तो क्या लगता है आपको कि बेरोजगारी, कृषि की आय, किसान सम्मान निधि वो कहते हैं, ये सब कोई मुद्दा है, या चुनाव में हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, इस पे चुनाव घूम जाता है? नहीं, इस बार तो मुद्दा है, महंगाई है, बेरोजगारी है, ये जो किसानों की बर्बादी है, जो मोदी सरकार वार वार का करके लोगों को गुमराह करने का काम किया। इस पर जो है चुनाव इन चीजों मुद्दों पर हो रहे हैं। अब हिंदू मुस्लिम नहीं चल पा रहा है, अब जो है इनका मंदिर मस्जिद नहीं चल पा रहा है, अब इनका हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं चल पा रहा है। जो बीजेपी के धार लोग जो ये तय किए थे कि हम राम मंदिर बनाएंगे और राम मंदिर के नाम पर 2024 का लोकसभा चुनाव जीतेंगे, वो पूरी तरह से फ्लॉप हो गया है। अब न कहीं मंदिर मुद्दा रहा, न हिंदू मुसलमान रहा। अब जनता को चाहिए रोटी, जनता को चाहिए नौकरी, जो रोजगार, जो नौजवानों को चाहिए नौकरी, किसान को चाहिए कि उनका जो है आय दुगनी हो, उनका जो जीवन खुशहाल हो। अब इन सारे मुद्दों पर पिछड़ों का, दलितों का आरक्षण और सम्मान पूर्वक जिंदगी जीने का जो अधिकार है वो उनको मिलना चाहिए। इन मुद्दों पर अब चुनाव हो रहा है और यही मुद्दे मोदी सरकार को जो है हराएंगे और समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की सीटों को जिता करके देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे। विश्वभर जी, विपक्ष बीजेपी का कहना है, सरकार का कहना है, बीजेपी और उनके संगठनों का कहना है कि दरअसल आप चाहते हैं कि ओबीसी के आरक्षण में मुस्लिमों को शामिल कर दे। इस बात का विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपकी एक मंशा यह भी है। वो फिर एक झूठ बोला और फिर जो है जनता को गुमराह करने की बात चल रही है। लेकिन जो इन्होंने कहा उस पर कोई विश्वास नहीं कर रहा है। जो ओबीसी का 27% का आरक्षण है वो मंडल कमीशन की संशोधन के अनुसार दिया गया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दी है, वैधता दी है। अब उसमें कोई कटौती हो नहीं सकती है बिना सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। तो ये झूठ बोल रहे हैं कि हम उनका आरक्षण खत्म कर देगा इंडिया गठबंधन के लोग, या पिछड़े वर्ग के आरक्षण में काट कर मुस्लिम को देंगे, क्योंकि आज ये फिर झगड़ा लगाना चाहते हैं पिछड़े और मुस्लिमों में। पहले ये झगड़ा लगाया, हिंदू मुसलमान की बात किया, पहले किया, सारे पिछड़ों को हिंदू बनाया, वोट लिया, सरकार बनाई, फिर उनका आरक्षण खत्म किया पिछड़े वर्गों का। अब जो है मुसलमान के नाम पर पिछड़े वर्गों को फिर ये जो है उनको उत्तेजित करना चाह रहे हैं। अच्छा मंत्री जी, आप तो चुनाव देखते रहे, प्रबंधन कराते रहे। एक बहुत आपत्तिजनक बात लोग कर रहे हैं, बहुत जिनको नाराजगी हो रही, वो कह रहे हैं जो चुनाव आयोग आंकड़ा जारी कर रहा है उसमें जो परसेंटेज आप पोल बढ़ा दे रहा है और कहीं कहीं 10-10, 20-20, 25-25% तक बढ़ जा रहा है, तो क्या आपको क्या लगता है ये नेचुरल है कि या इसमें भी कुछ गड़बड़ी की संभावना हो सकती है? देखिए, इस पर आशंका व्यक्त करना बहुत स्वाभाविक है और निश्चित रूप से है, क्योंकि मोदी सरकार जिस तरह से चुनाव को मैनेज करती है, जिस तरह से चुनाव के पहले का माहौल तैयार करती है। अब ये 400 पार इसलिए दिए, ये तो 200 सीटें भी नहीं जीतने जा रहे, लेकिन 400 का नारा इसलिए दिया, एक जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट जनता पर और देश में बनाना चाहती, इतनी सीटें हम जीत सकते हैं। और अभी जो गोपनीय रिपोर्ट आ रही है वो ईवीएम मशीनें भी बदल सकते हैं, वो और बेईमानी भी करा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने माहौल बना लिया और मीडिया के माध्यम से इसको जो है जनता तक पहुंचाने का भी काम कर दिया है। हकीकत ये है भारतीय जनता पार्टी जमीन पर हार रही है और इनकी सीटें जो है 200 से भी कम होने जा रही है, लेकिन बेईमानी कर सकते हैं, इसीलिए उन्होंने 400 का वो नारा दिया। जी, वो बीजेपी का कहना साहब, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा है, डबल इंजन की सरकार है, कोई दंगा नहीं हुआ है, किसी को अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, संगठित अपराध खत्म हो गया प्रदेश से और महिलाएं सुरक्षित है। ये एक बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश में। तो अगर जो है पूरा कानून व्यवस्था अगर ठीक है तो आए दिन मर्डर कैसे हो रहे हैं, बेटियों के साथ बलात्कार कैसे हो रहा है और बैंकों में डकैती कैसे पड़ रही है, जो अपराधी खुलेआम घूम क्यों रहे हैं। केवल एक खास वर्ग के अपराधियों को गिरफ्तार करना,
उनकी हत्या करवाना, उनको जेल में मरवाना, क्या यही कानून व्यवस्था है? आज तमाम भारतीय जनता पार्टी जो है टॉप 10 अपराधियों की सूची क्यों नहीं जारी करती? भारतीय जनता पार्टी जो उत्तर प्रदेश में जितने भी अधिकारी हैं बिना किसी भेदभाव के उनकी सूची क्यों नहीं जारी करती है? और उनको क्यों नहीं जो उनके ऊपर कार्रवाई करती? केवल एक खास वर्ग पर कार्रवाई करके आप रिएक्शन पैदा करना चाहते हैं। दंगा कौन कराता था? दंगा यही भारतीय जनता पार्टी वाले और आरएसएस वाले दंगा कराते थे। जब वही सत्ता में बैठ गए हैं तो दंगा नहीं हो रहा है। कल सत्ता से बाहर होंगे, हमारी सरकार फिर यही दंगा कराएंगे। अच्छा, अब तो सरकार की जिम्मेदारी है ना रोक पाना दंगा। अगर आप सरकार जानती है कि ये दंगा करा रहे हैं और उनको नहीं रोक पा रहे हैं, ये तो सरकार की नाकामयाबी हुई ना। नहीं, सरकार की नाकामयाबी नहीं हुई। सरकार भरसक कोशिश करती है, लेकिन सिस्टम में कौन है? सिस्टम में तो वो लोग हैं, मेरा इशारा समझ गए होंगे। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की इतनी बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं। श्री अखिलेश यादव जी को, राहुल गांधी जी को सुनने के लिए लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा हो रहे हैं और लाखों की तादाद समाजवादी पार्टी का कैडर या संगठन या उनके लोग या कांग्रेस पार्टी के लोग बिल्कुल अनुशासन पसंद लोग हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुछ अराजक तत्व उन्हीं भीड़ में इकट्ठा करके जगह जगह भगदड़ करा रहे हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी करा रही है। बदनाम जो है श्री अखिलेश यादव जी करना चाहती है, समाजवादी पार्टी का कोई नहीं है। तो ये दंगा भी कराते हैं, ये भगदड़ भी कराते हैं और फिर आरोप भी जड़ते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की दोगली नीति है। सर, वो कह रहे हैं युवाओं का समर्थन मिल रहा है, महिलाओं का समर्थन मिल रहा है, खास तौर से 3 तलाक के मुद्दे पे महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में उनके साथ जुड़ी हैं। तो युवाओं का समर्थन कहाँ है? जब नौजवानों की शिक्षा छीन ली, नौजवानों की नौकरी छीन ली, प्रधानमंत्री का वो वादा कहाँ गया जो कहते हैं कि प्रतिवर्ष हम 2 करोड़ देश के नौजवानों को नौकरी और रोजगार देंगे। बता दें 10 साल हो गए, 20 करोड़ का हिसाब वो दे दे कि 20 करोड़ नौजवानों को कहाँ उन्होंने नौकरी दिया जो, बल्कि नौकरियां छीनने का काम कर रहे हैं। सेना जैसी रिस्क वाली भर्ती जहां पर नौजवान जाता है और उसे ये एहसास भी होता है कि हम जा रहे हैं सीमा की रक्षा करने के लिए, कल हम नहीं लौट सकते, शहीद भी हो सकते हैं, तब भी वो खुशी खुशी देश की रक्षा के लिए सीमा में भर्ती होता है। आपने वहां पर अग्निवीर ला दिया, 4 साल की नौकरी ला दी, कोई उनको जो है सम्मान नहीं, कोई उनकी मान्यता नहीं। बताओ, देश की सीमा को कमजोर कर रहे हैं कि मजबूत कर रहे हैं? जब नौजवान के मन में जो नौकरी का और उसका जो है नौकरी से लेकर के तमाम चीजों का परिवार की अगर चिंता सता जाएगी तो फिर जो सीमा की सुरक्षा कैसे करेगा? अपनी जान हथेली लेकर के कैसे दुश्मन से लड़ने का काम करेगा? तो भारतीय जनता पार्टी जहां नौजवानों के मनोबल को तोड़ा है, वहीं पर नौजवानों को नौकरी और रोजगार को छीनने का काम किया है। और यही नौजवान अब जो है जगह जगह निकल करके अखिलेश यादव जी को समर्थन देने का काम कर रहा है। और यही नौजवान भारतीय जनता पार्टी को हराएगा, समाजवादी पार्टी को, इंडिया गठबंधन को जिताने का काम करेंगे। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है, कहते हैं अपराधियों बुलडोजर चला देते हैं, कहते हैं इनकाउंटर करा देते हैं। इस सरकार में 7 या 9 भर्ती की बड़ी परीक्षा हुई नौकरी देने के लिए, आयोग से लेकर के और इनके जो तमाम इंस्टीट्यूशन उनके माध्यम से। हर बार पर्चा लीक हो जा रहा है, हर बार नौकरी निरस्त हो रही है। वहीं बगल में बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार परीक्षा भी कराते हैं और नौकरी भी देने का काम करते हैं। और कौन लोग भर्ती हो रहे हैं? पूर्वांचल के हजारों नौजवान लड़के और लड़कियां यहाँ जाकर बिहार में नौकरी कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार उत्तर प्रदेश के लोगों को, पूर्वांचल को नौकरी नहीं दे रही है। जानबूझ के पर्चा लीक कराते हैं, जानबूझ के परीक्षा कैंसिल करते हैं और फिर नौकरी जो है, क्योंकि उनकी नियत नहीं है देने की। तो नियत अगर होती, नियत तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी की थी, नियत जो है श्री अखिलेश यादव जी की थी। अपने सरकार में जितने भी विज्ञापन थे सबको भरा। हम देश के प्रधानमंत्री से पूछे हैं कि जो 30 लाख जो सरकारी पद रिक्त हैं
आखिर उन्होंने अब तक इस पर उन्होंने भर्ती क्यों नहीं की? ये रिक्त पद क्यों हुए? इसका मतलब कि प्रधानमंत्री लगातार झूठ बोल रहे हैं, नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं, नौजवानों को बेरोजगार रखना चाहते हैं, नौजवानों को नौकरी रोजगार नहीं देते। नौजवानों का रोजगार यही है, नौजवानों का गुस्सा यही है, आक्रोश यही है। और यही वो नौजवान है जो 77 में क्रांति परिवर्तन लाया था। यही वो नौजवान है जो जयप्रकाश नारायण का मूवमेंट जो है चला करके 89 में परिवर्तन लाया था। और यही वो नौजवान है कि इस 2024 में मोदी सरकार को जो धरातल पर लाएगा और इंडिया गठबंधन से अखिलेश यादव और राहुल गांधी की सरकार को केंद्र में बैठाने का काम करेगा, क्योंकि उसको नौकरी, रोजगार और सुविधा चाहिए। ये विश्वकर्मा जी, आप ये गमछा रखे हैं, पहले लोग समाजवादी गमछा था, साइकिल के सिंबल था, ये नया आइकॉन बन गया है क्या समाजवादी पार्टी का? ये गमछा गांव का है, ये किसान का है, ये गरीब का गमछा है। और ये गमछा ऐसा है कि हमारे पूर्वांचल में ये गमछा यही लोग लेकर चलते थे। ये जो है श्री अखिलेश यादव ने इसको धारण किया तो आइकॉन बन गया। और यही गमछा जो है ये याद दिलाता है कि हम गरीबों की लड़ाई लड़ेंगे, हम नौजवानों की लड़ाई लड़ेंगे, हम किसानों की लड़ाई लड़ेंगे, और हम जो है गांव के लोगों की तरह रह करके ये गमछा गांव की याद दिलाता है और गांव का विकास करने का काम करेंगे। ये वही जो है गमछा समाजवादी गमछा है। अच्छा, थोड़ा बदल गया है, हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा लोग इसको पहन रहे हैं। जी बिल्कुल। सिंह जी, एक बात हो रही है, तो आपको लगता है गांव में जब आप जाते हैं तो वे लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि साहब नौकरियां नहीं मिली, या वो जो लाभार्थी जो बनाया है वोट खरीदने के लिए बनाया है? और हमारी सरकार रहती थी श्री अखिलेश यादव जी की, माननीय नेताजी की, तो हम लोग नौकरी देते थे, रोजगार देते थे, गांव देहात का विकास करते थे, मुफ्त पढ़ाई की, मुफ्त दवाई की, मुफ्त सिंचाई करने का काम किया, मुफ्त बिजली देने की भी तैयारी थी। जो बुनियादी सुविधाएं हैं देश के, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क सुरक्षा, ये सिंचाई, ये बुनियादी सुविधाएं हैं, पानी, और ये बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। क्योंकि सरकार इसीलिए जो है वोट मांग करके उनकी सुविधा के लिए बनाई जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सब जो है व्यापारीकरण कर दिया और लाभ लेने के लिए कर दिया। यही कारण है कि कोई सुविधा नहीं दे रहे हैं। आज अस्पताल में कोई दवा नहीं है, उस पर पैसा नहीं खर्च कर रहे हैं, इलाज का कोई इंतजाम नहीं है, गरीब मर रहा है, गरीबों का इलाज नहीं हो रहा है, फीस इतनी बढ़ा दी कि गांव का गरीब दलित पिछड़ा जो पढ़ नहीं पा रहा है, नौकरी खत्म कर दी और जो है लोग भूखों मर रहे हैं, और केवल 5 किलो राशन दे करके केवल जिंदा रखना चाहते हैं, और फिर जो है वोट लेकर के उनको गुलाम बनाना चाहते हैं। जो पहले गुलाम थे, बीजेपी वही गुलामी फिर लाना चाहती है और स्वयं राजा बनकर के राज करना चाहते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री ने क्यों जिक्र किया होगा अडानी अंबानी का? उनका भी जिक्र है और कहा कि साहब अब ये लोग बोल रहे हैं क्योंकि ट्रंप पे भर भर के पैसे गए हैं, तो क्या ऐसा हो रहा है, हुआ है आप लोगों के साथ? प्रधानमंत्री डर गए, उनको लगा कि कहीं जो जिनका नाम लिया है कहीं उनकी पोल न खोल दें या पाला न बदल लें, इसलिए वो डर गए। इसलिए अपनी सुरक्षा में प्रधानमंत्री, जो जितना बड़ा इस देश का या दुनिया का इतिहास रहा है, जो जितना बड़ा तानाशाह होता है उतना बड़ा डरपोक होता है। और जब तानाशाह जो है जब डरता है, कदम कदम पर डरता है कि कहीं उसकी असुरक्षा न हो जाए, तो इसलिए वो अपना सुरक्षा का माहौल या अगली रणनीति के लिए वो नाम ले रहे हैं, डरे हुए हैं कि कल जो तक हम विपक्षियों पर करते थे, कल अगर इनकी सरकार बन जाएगी कहीं उन पर न होने लगे, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। अच्छा, आपको लगता है सर कि क्या ये भ्रष्टाचार का कोई मुद्दा है? वो कहते हैं हम भ्रष्टाचार के इतने खिलाफ हैं, हम मुख्यमंत्रियों तक को जेल में भेजते हैं, हम किसी के कोई समझौता करने वाले नहीं हैं, और जनता का पैसा, जनता का एक एक पाई का वो हिसाब देंगे। तो एक बार नेताजी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार तब खत्म माना जाता है जब कचहरी और थाने में भ्रष्टाचार रुके। थाने का भ्रष्टाचार
कचहरी का भ्रष्टाचार, तहसील का भ्रष्टाचार पहले से 10 गुना बढ़ गया है। इसका हिसाब देंगे वो। आज इनकी पुलिस बिना पैसा लिए न FIR लिख रही है, न तो कार्रवाई कर रही है। आज तहसील में कोई काम लेखपाल से लेकर के अधिकारी तक बिना पैसा लिए कोई नहीं हो रहा है। भ्रष्टाचार वो होता है जो जनता के डे टू डे की कार्यों में जो है दिखाई दे। केवल बड़ा भ्रष्टाचार नहीं, बड़ा भ्रष्टाचार तो आइडेंटिफाई हो जाता है, इतने हजार करोड़ का इतने, लेकिन 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000, 50,000 का भ्रष्टाचार जो थाने और कचहरी में जो तहसील में हो रहा है वो नहीं। इसको कब खत्म करेंगे? यही असली भ्रष्टाचार है। ठीक है, एक आखिरी सवाल है आपसे मंत्री जी कि इस चुनाव में अब जो आप देख रहे हैं सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? वोटर निकल नहीं रहा है, आपको लगता है कि प्रशासन या नाराजगी है लोगों में, तो ये कौन सा वोटर है जो नहीं निकल रहा है और सबसे बड़ा चैलेंज क्या है इस चुनाव में आपके सामने? इस चुनाव में सबसे बड़ा चैलेंज है जनता, देश के किसान, नौजवान, मुसलमान भाई और गरीबों का विश्वास जीतना, और जो अर्थव्यवस्था से लेकर के सारी चीजों को जो बेपटरी कर दिया सरकार ने, उसको लाने के लिए इंडिया गठबंधन की सरकार को बना करके फिर सबको रोजी रोजगार दे करके फिर पुराने विश्वास को, सरकार के विश्वास को कायम रखना, ये सबसे बड़ी चुनौती है। और जो भी आएगा सत्ता में, इस चुनौती को उसे झेलना पड़ेगा और विश्वास कायम करने के लिए कुछ दिन लग भी कर सकते हैं, इस पर उसको ईमानदारी से काम करने के लिए करना पड़ेगा। तो चार रामाश्री विश्वकर्मा जी जो संगठन की रीढ़ माने जाते हैं और इन्हें चुनाव लड़ने, लड़ाने और जनता की नब्ज टटोलने में महारत हासिल है, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि BDA की जिस लड़ाई को लेकर वो लड़ रहे हैं वही चुनाव में उनकी बैतरणी पार करेगी। तो ये थे रामाश्री विश्वकर्मा जिन्हें संगठन में महारत हासिल है, जनता की नब्ज ये बाखूबी टटोलते हैं और इनका कहना है कि PDA की जिस लड़ाई को लेकर इनकी पार्टी लड़ रही है वही चुनाव में इनकी बैतरणी पार कराएगी और उसी के बाद सबका साथ और सबका विकास असल में शुरुआत हो गई उसकी। कैमरामैन वाहिद के साथ अखिलेश मिश्र, जनतंत्र TV, आजमगढ़। इस पर जो है चुनाव इन चीजों मुद्दों पर हो रहे हैं। अब हिंदू मुस्लिम नहीं चल पा रहा है, अब जो है इनका मंदिर मस्जिद नहीं चल पा रहा है, अब इनका हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं चल पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और मोदी की सरकार ने झूठ बोला, गुमराह किया और लोगों को परेशान किया, महंगाई बढ़ाई, बेरोजगारी बढ़ाया, गरीबी बढ़ाई और तरह तरह से जो लोगों को टार्चर करना शुरू किया। उत्तर प्रदेश में हम अधिकांश सीटें समाजवादी पार्टी की जीतने जा रहे हैं। आप कह रहे हो कि 400 पार यानी 3/4 बहुमत, और 3/4 बहुमत संविधान में जब बुनियादी परिवर्तन होता है, प्रियम्बुल में परिवर्तन करने की बात की जाती है, तब जो 3/4 बहुमत की जरूरत होती है।